देखिए, आज हम एक नया टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक का नाम है मशीनों की स्थापना और मेंटेनेंस, अर्थात इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन। देखिए, फिटर ट्रेड के लिए ये चैप्टर या टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मशीनों का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और मशीनों के मेंटेनेंस के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक रहेगा। टॉपिक का नाम मशीनों की स्थापना और मेंटेनेंस, अर्थात इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन। तो देखिए, क्या होता है, मशीनों को स्थापित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मशीन का जो बेस है या आधार है वो फर्श की सतह में ठीक प्रकार से स्थापित हो, ताकि जब हम मशीन पर किसी जॉब को बांधकर उस पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन भली भांति या अच्छी तरीके से कर सकें। इसलिए मशीनों की स्थापना एवं मेंटेनेंस का बहुत बड़ा योगदान या महत्व है। इसके लिए हमें कुछ निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर से एक बार इसका इंट्रोडक्शन और परिचय पढ़ लेते हैं कि मशीनों को स्थापित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मशीन का जो बेस है या मशीन का जो आधार है वो फर्श की सतह में ठीक प्रकार से स्थापित हो, ताकि जब हम मशीन पर जॉब को मजबूती से बांधकर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशनों को आसानी से या भली भांति कर सके। इसलिए मशीनों का और मेंटेनेंस का फिटर ट्रेड में बहुत बड़ा योगदान है या बहुत बड़ा महत्व है। तो इसके लिए कुछ निम्नलिखित बातें हैं, उस पर ध्यान रखकर ही मेंटेनेंस या मशीन का इंस्टॉलेशन करना होता है। जैसे उसमें सबसे पहला आता है नंबर 1, पैकिंग खोलना, अनपैकिंग। पैकिंग कैसे खोलना चाहिए? तो देखिए, मशीन के साथ जानकारी के लिए एक कैटलॉग आता है ना, एक किताब आती है। या तो किताब जो है या कैटलॉग जो है आपको वो जो आपको डिलीवर कर रहा है वो अलग से प्रोवाइड कराएगा। अगर अलग से प्रोवाइड नहीं है तो देखिए, जो मशीन जिसमें पैकिंग करके आती है एक बॉक्स टाइप की या एक फ्रेम टाइप का बना होता है, लकड़ी का भी होता है या लोहे का बना देते हैं। उस फ्रेम को जब आप खोलेंगे तो फ्रेम के अंदर आपको कैटलॉग मिलेंगे। तो उस कैटलॉग को पहले अच्छी तरीके से अध्ययन कर लेना चाहिए। तब अध्ययन करने के बाद फिर उसके निर्देशानुसार ही मशीन की पैकिंग को खोलना चाहिए, ताकि मशीन के निर्देशानुसार ही मशीन को ठीक प्रकार से बाहर निकाल सके। ठीक, तो सबसे पहला कुछ बातें हमने बताई, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें सबसे पहली बात इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पैकिंग खोलना माने अनपैकिंग। पैकिंग कैसे खोलना चाहिए? तो उसके लिए पहले हमें क्या करना चाहिए कि मशीन के साथ जानकारी के लिए आए हुए कैटलॉग का अच्छी तरीके से हमें पहले अध्ययन कर लेना चाहिए। फिर अध्ययन करने के पश्चात जो पुस्तक में निर्देश है उसके निर्देशानुसार ही मशीन की पैकिंग को खोलना चाहिए और उसके बाद मशीन को ठीक तरीके से बाहर निकालना चाहिए। ठीक, ये हो गया इसका पहला पॉइंट। अब इसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। अब दूसरा पढ़ते हैं, मशीन तथा सहायक संलग्नियों का निरीक्षण, अर्थात चेकिंग ऑफ मशीन एक्सेसरीज। पहला हम लोगों ने पैकिंग कैसे खोलना है उसके बारे में पढ़ा। दूसरा क्या हमें ध्यान रखने वाली चीज है कि मशीन तथा सहायक संलग्नियों का निरीक्षण करना चाहिए, अर्थात चेकिंग ऑफ मशीन एक्सेसरीज के बारे में पढ़ना है। तो कैसे? देखिए, पैकिंग खोलने के बाद हमें
मशीन एवं उसके सभी जो मशीन के पार्ट्स हैं या जो संलग्नियां अर्थात एक्सेसरीज हैं, उन सबको बड़ी बारीकी से चेक कर लेना चाहिए। एक एक करके पार्ट्स सारा चेक कर लेना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि जॉब को या मशीन को लोडिंग अनलोडिंग करते समय मशीन का कोई भी पार्ट्स दब गया हो या आपका दब गया हो या टेढ़ा मेढ़ा हो गया हो या क्रैक हो गया हो या टूट गया हो, तो ऐसा तो नहीं कोई एक्सेसरीज उसकी डैमेज हो गई हो। तो ये सारी चीजें अच्छी तरीके से बारीकी से चेक करना चाहिए। यदि कोई पार्ट्स या एक्सेसरीज ऐसी पाई जाती है कि वो टेढ़ी हो गई या टूट गई, तो उससे संबंधित कंपनी, जिस कंपनी से ये आपकी मशीन आई है, उस कंपनी के जो अधिकारी हैं उनको तुरंत सूचित करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त मशीन के जो टूल्स आए हुए हैं उनकी एक लिस्ट जो है वो प्रॉपर रूप से तैयार कर लेनी चाहिए। फिर से देख लो, सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि पैकिंग खोलने के बारे में, कि पैकिंग कैसे खोलना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात यह है कि मशीन तथा सहायक संलग्नियों का निरीक्षण करना, अर्थात चेकिंग ऑफ मशीन एक्सेसरीज। इसमें क्या है, पैकिंग खोलने के बाद हमें क्या करना है, पैकिंग जब हम मशीन की खोल लें उसके बाद उसमें जो मशीन एवं उसकी संलग्नियां अर्थात जो एक्सेसरीज आई हुई है उसको हमें बड़ी बारीकी से एक एक पार्ट्स या एक्सेसरीज को चेक कर लेना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि जब ये मशीन की लोडिंग अनलोडिंग करते समय उसका कोई भी एक्सेसरीज का पार्ट्स या मशीन का पार्ट्स दब गया हो या डैमेज हो गया हो, टूट गया हो, चटक गया हो। अगर यदि ऐसा होता है तो जहां से ये मशीन आई है उस कंपनी से संबंधित अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो मशीन के साथ मशीन के बहुत सारे टूल्स भी आते हैं, तो उन टूल्स की एक सूची तैयार कर लेनी चाहिए, अर्थात एक लिस्ट को तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं लटकाना, माने स्लिंगिंग। ये क्या होता है, लटकाना या स्लिंगिंग क्या होता है? देखिए, पैकिंग खुलने के बाद क्या होता है, कई बार मशीन को चैन होस्ट या चैन पुली या किसी अन्य साधन के द्वारा उचित स्थान पर स्थापित करने के लिए ले जाना पड़ता है। तो इस कार्य के लिए मशीन के साथ आई जो पुस्तक है या जो कैटलॉग है उसके द्वारा जो निर्देशित किया गया है, अर्थात जो निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुसार ही मशीन को उठाना चाहिए। यदि कंपनी द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्देश नहीं दिया हुआ है तो क्या करना चाहिए, तो मशीन के गुरुत्व केंद्र को ध्यान में रखकर, अर्थात सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ध्यान में रखकर ही मशीन को उठाना चाहिए, जिससे मशीन का बैलेंस ना बिगड़े। तो ये तरीका होता है मशीन को उठाने का। फिर से एक बार समझ लो, लटकाना माने स्लिंगिंग। क्या करना होता है कि मशीन की पैकिंग खुलने के बाद कई बार मशीन को चैन होस्ट, चैन पुली या किसी अन्य साधन के द्वारा उचित स्थान पर स्थापित करने के लिए उसे ले जाना पड़ता है। तो इस कार्य के लिए मशीन के साथ आई पुस्तक या कैटलॉग के जो निर्देश हैं उसका पालन करना चाहिए कि कैसे उसमें दिया होता है कि कहां पर मशीन को हमें पकड़कर उठाना है। ठीक है, यदि उस पर कैटलॉग में ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है ना, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, फिर अपने विवेक से इस कार्य को करना चाहिए, अर्थात मशीन के गुरुत्व केंद्र अर्थात
सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ध्यान में रखकर ही मशीन को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां भी ले जाना है उसको ले जाना चाहिए, जिससे मशीन का बैलेंस न बिगड़े, अर्थात मशीन कहीं ऐसा न हो वो गिर जाए अर्थात डैमेज हो जाए। तो कैटलॉग का ध्यान रख के ही मशीन को उठाना चाहिए, या कैटलॉग में अगर कोई निर्देश नहीं है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ध्यान में रखकर मशीन को उठाना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट हो गए आपके मशीन को उठाने के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चौथा पॉइंट है स्थापना व लेबलिंग करना, माने इंस्टॉलेशन एंड लेबलिंग। मशीन को स्थापित करने से पहले उसका मशीन का आकार या शेप देखना होता है, उसको चलाने की दिशा व लाइट आदि को देखकर ही मशीन की स्थापना को उचित स्थान पर करना चाहिए। अतः मशीन को उचित स्थान पर रखने के बाद उसकी लेबलिंग कर ली जाती है। लेबलिंग करने के लिए क्या क्या आवश्यकता होता है, उसको स्प्लिट लेबल या ट्राई स्क्वायर व लेबलिंग की कीवे व स्क्रू आदि का प्रयोग करके मशीन को लेबल कर लेते हैं। फिर उसके बाद फाउंडेशन बोल्टों की सहायता से मशीन के फेस को फर्श के साथ कस लिया जाता है और इसके बाद बिजली का कनेक्शन उस पर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार मशीन की इंस्टॉलेशन किया जाता है। फिर से देख लो, चौथा क्या है, स्थापना और लेबलिंग करना, अर्थात इंस्टॉलेशन एंड लेबलिंग। कैसे की जाती है लेबलिंग? मशीन को स्थापित करने से पहले मशीन का आकार क्या है, अर्थात मशीन का शेप, मशीन की चलाने की दिशा और प्रकाश आदि अर्थात लाइटिंग आदि को ध्यान में रखकर ही उसकी स्थापना के लिए उचित स्थान का चयन कर लिया जाता है। अतः मशीन को उचित स्थान पर रखने के पश्चात उसकी लेबलिंग कर ली जाती है। और उसकी लेबलिंग करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? उसके लिए हमें स्प्लिट लेबल हो या ट्राई स्क्वायर हो या लेबलिंग कीवे हो तथा स्क्रू आदि का प्रयोग करके मशीन की लेबलिंग कर लेते हैं कि मशीन टेपर में ना हो। मशीन को लेबल कर लेते हैं। लेबल करने के बाद फिर फाउंडेशन बोल्टों की सहायता से मशीन के बेस को फर्श के साथ कस लिया जाता है। उसके बाद लास्ट में बिजली का उस मशीन में कनेक्शन कर लिया जाता है और मशीन जो है वो रनिंग पोजीशन में कार्य करने लगती है। तो ये 4 पॉइंट थे हमें कि इन 4 चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब पढ़ते हैं, अब नेक्स्ट आता है मशीन का अलाइनमेंट। देखिए वो 4 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े जो आवश्यक थे मशीन को कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं। ठीक, इसके बाद एक और जरूरी पॉइंट है कि मशीन का अलाइनमेंट। तो मशीन का अलाइनमेंट क्यों आवश्यक है? क्योंकि मशीन पर लगी सभी शाफ्टों व कलपुर्जों को परिशुद्धता में जोड़ने तथा एक सीध में लाने की जो विधि है उसको हम कहते हैं मशीन का अलाइनमेंट। ठीक, मशीन का अलाइनमेंट क्या होता है? हमने बताया कि मशीन में लगी सभी शाफ्टों व कलपुर्जों को परिशुद्धता में जोड़ने तथा उन्हें एक सीध में लाने की क्रिया, अर्थात एक सीध में अगर हम उस चीजों को ले आवे तो उसको अलाइनमेंट, मशीन का अलाइनमेंट कहते हैं। मशीन का अलाइनमेंट होने से क्या हमें लाभ होता है? मशीन का अलाइनमेंट होने से उस पर सभी जो हम कार्य करते हैं, मशीन पर जो ऑपरेशन करते हैं वो परिशुद्धता अर्थात एक्यूरेसी में किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ
उस मशीन पर हम भारी भारी कटों को भी लगा सकते हैं और जाब पर उच्च कोट की फिनिश जो है वो लाई जा सकती है। इसके साथ साथ मशीन अगर स्मूथ चलेगी और सभी अलाइनमेंट सही होंगे तो मशीन पे जो पावर है वो भी कम खर्च होगा। मशीन का पावर जो है वो भी चलाने में कम पावर लगेगा। ठीक है ना। तो मशीन का अलाइनमेंट इसलिए जरूरी होता है। फिर से सुन लो मशीन का अलाइनमेंट क्या होता है। मशीन के अलाइनमेंट क्या होता है, जब मशीन में लगी सभी शाफ्टों तथा कलपुर्जों को परिशुद्धता में जोड़ने तथा एक सीध में लाने की विधि को मशीन का अलाइनमेंट कहते हैं। उससे क्या लाभ होता है, मशीन के अलाइनमेंट होने से उस पर सभी जो कार्य किए जाए अर्थात सारे ऑपरेशन जो किए जा सकते हैं वो बड़ी एक्यूरेसी में हम कर सकते हैं और मशीन पर बड़े बड़े कट भी हम लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जाब पर उच्च कोट की फिनिश भी लाई जा सकती है और मशीन का सही अलाइनमेंट होने से हमारी जो पावर है मशीन में कम पावर लगती है। तो ये सारी चीजें मशीन के अलाइनमेंट करने से हमें लाभ होता है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं मशीन को मेंटेनेंस के बारे में। अभी हम लोगों ने इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ा, मशीन का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। अब मशीन का इंस्टॉलेशन के बाद मशीन की मेंटेनेंस क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मशीनों की मेंटेनेंस करना अर्थात मेंटेनेंस ऑफ मशीन। देखिए, मशीन से अधिक तथा परिशुद्धता में उत्पादन प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि मशीन का प्रॉपर जो है वो हम मेंटेनेंस करते रहें। मशीन का मेंटेनेंस अगर हम प्रॉपर करते रहेंगे, मशीन अपनी अच्छी रखेंगे तो क्या है, हम मास प्रोडक्शन भी कर सकते हैं और मशीन भी जो है वो अच्छी पोजीशन में रहेगी तो जॉब भी जो हमारे बनेंगे वो बहुत एक्यूरेसी में बनेंगे। इसके साथ उसका रख रखाव तथा मेंटेनेंस जो है वो उस समय समय पर करते रहना चाहिए, क्योंकि मशीन के लगातार प्रयोग करने से मशीन के जो पुर्जे या पार्ट्स हैं वो घिस जाते हैं और मशीन शीघ्र खराब हो जाती है। तो इसके लिए हमें मशीन की मेंटेनेंस आवश्यक है। फिर से देख लो मशीन का मेंटेनेंस क्या होता है। मशीनों से अधिक तथा परिशुद्ध उत्पादन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उसका रखरखाव तथा मेंटेनेंस जो है वो समय समय पर होता रहे। इसके साथ साथ क्योंकि लगातार अगर हम मशीन का उपयोग करते रहेंगे और मशीन का मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, मशीन के जो पार्ट्स हैं वो आपस में रगड़ खा खा के घिस जाएंगे या टूट जाएंगे और जिससे मशीन शीघ्र खराब हो जाती है। तो मशीन का मेंटेनेंस आवश्यक है। अब पढ़ते हैं मशीन मेंटेनेंस करने से हमें लाभ क्या क्या है, क्या क्या हमें बेनिफिट्स है अगर हम मशीन का मेंटेनेंस करेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं मेंटेनेंस से लाभ, एडवांटेज ऑफ मशीन मेंटेनेंस। मेंटेनेंस करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो देखिए, पहला क्या लाभ है हमें कि मशीन की मेंटेनेंस करने से मशीन का जीवन काल जो है वो बढ़ जाता है। अर्थात मशीन की लाइफ जो है, अगर हम प्रॉपर मशीन पर मेंटेनेंस करते रहेंगे तो मशीन की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा एडवांटेज हमें क्या है कि मशीन हल्की व स्मूथ चलती है, क्योंकि मशीन पर प्रॉपर हम ग्रीसिंग ऑयलिंग करते रहेंगे और मशीन को डेली चलाने के पहले उसको साफ करते रहेंगे, नीट और क्लीन करते रहेंगे। तो इससे क्या लाभ होगा कि मशीन आपकी हल्की चलेगी और स्मूथ चलेगी। इसका तीसरा लाभ हमें क्या मिलेगा, कम समय में मशीन के द्वारा हम मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। अर्थात कम समय में मशीन से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है या मास प्रोडक्शन हम उस मशीन से निकाल सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट लाभ हमें यह है
कि मशीन जो है वो परिशुद्धता में कार्य करेगी, अर्थात मशीन जो एक्यूरेसी में मशीन कार्य करेगी। इसके अलावा नेक्स्ट लाभ क्या है, पांचवा, कि मशीन को चलाने पर पावर कम लगती है, क्योंकि जब मशीन पर हम प्रॉपर उसकी मशीन की सफाई करेंगे, साथ साथ ग्रीसिंग ऑयलिंग अगर हम समय समय पर उसको देते रहेंगे तो मशीन स्मूथ चलेगी तो पावर भी जो है वो कम खर्चा होगा। इसके अलावा लास्ट क्या है, पार्ट्स कम घिसते हैं व खराब होते हैं। मशीन की प्रॉपर अगर हम मेंटेनेंस करते रहेंगे तो मशीन के पार्ट्स कम घिसेंगे और कम घिसेंगे या खराब भी कम होंगे। जब घिसेंगे नहीं तो खराब नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ एडवांटेज है, फिर से देख लो। मशीन की मेंटेनेंस से हमें क्या क्या लाभ है। एडवांटेज ऑफ मशीन मेंटेनेंस, तो मशीन की मेंटेनेंस करने से हमें निम्नलिखित लाभ है। पहला क्या लाभ है कि मशीन की मेंटेनेंस करने से उसका जीवन काल बढ़ जाता है, अर्थात मशीन को हम प्रॉपर सफाई में रखें, उसकी ऑयलिंग ग्रीसिंग करते रहेंगे तो मशीन की लाइफ होगी, अगर वो मशीन 10 साल चलनी होगी तो वो 15 साल वो मशीन ऐसे ही बढ़िया चलती रहेगी। दूसरा एडवांटेज हमको ये मिलेगा कि मशीन की अगर हम प्रॉपर मेंटेनेंस करते रहेंगे तो मशीन जो है वो हल्की चलेगी और स्मूथ चलेगी, ठीक। तीसरा हमें एडवांटेज ये मिलेगा कि कम समय में मास प्रोडक्शन उससे हम निकाल सकते हैं। उससे क्या लाभ है, मशीन से कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात मशीन के द्वारा मास प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज हमें ये है कि मशीन अगर हम मेंटेनेंस प्रॉपर करते रहेंगे तो मशीन के द्वारा जो हम जाब या पार्ट्स बनाएंगे वो बहुत परिशुद्ध बनेंगे, अर्थात मशीन के द्वारा बनाए गए पुर्जे वो एक्यूरेसी में तैयार होंगे। इसके अलावा एडवांटेज हमें ये होगा, मशीन को चलाने पर पावर कम लगेगी, कम खर्चा होगी, क्योंकि मशीन हमारी स्मूथ चलेगी, हल्की चलेगी, आवाज नहीं करेगी, तो क्या होगा, मशीन में जो लगने वाली पावर है वो भी कम खर्चा होगा। इसके अलावा पार्ट्स कम घिसेंगे व खराब होंगे, पार्ट्स जो हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे अगर उस पर हम प्रॉपर ऑयलिंग ग्रीसिंग करते रहेंगे। पार्ट्स हमारे सूखेंगे नहीं तो वो घिसेंगे नहीं, है ना। उस पर अगर हम ग्रीसिंग वगैरह करते रहेंगे, एक लेयर टाइप की बनती रहेगी तो पार्ट्स आपस में फ्रैक्शन कम करेंगे, घर्षण उनका कम होगा, घर्षण कम होगा तो वो घिसेंगे भी कम और घिसेंगे नहीं तो वो टूटेंगे नहीं। तो ये हमें मशीनों से लाभ प्राप्त होता है। तो ये हो गया मशीन का मेंटेनेंस से लाभ, है ना। अब आता है मेंटेनेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। तो देखिए मेंटेनेंस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। क्या है, सबसे पहला आता है नियमित अनुरक्षण, अर्थात रूटीन मेंटेनेंस। पहला प्रकार है रूटीन मेंटेनेंस अर्थात नियमित अनुरक्षण। इसके द्वारा क्या है कि वर्कशॉप में एक परिपाटी बना लेनी चाहिए, अर्थात एक नियम बना लेना चाहिए या एक सोच बना लेनी चाहिए कि सभी कारीगर को जो भी मशीन ऑपरेटर करने जा रहा है तो सबसे पहले वो एक कपड़ा ले और मशीन को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से साफ कर ले। फिर मशीन की सफाई करने के बाद फिर जिन जिन पार्ट्स में अर्थात उचित स्थानों पर जहां पर ऑयलिंग करनी है वहां पर ऑयलिंग कर दे, जहां पर ग्रीस देनी है उस पार्ट्स पर ग्रीसिंग आदि कर ले। यदि ग्रीसिंग आदि कर ले उसके बाद अगर मान लीजिए मशीन चल रही है और चलते समय उस पे खराबी आ जाए या कहीं मशीन पे आवाज आने लगे तो क्या करना चाहिए, ये नहीं, लापरवाही नहीं करनी चाहिए कि मशीन में आवाज आ रही है, हम देख रहे हैं कोई चीज लड़ रही है, आपस में टकरा रही है और हम उस पर लापरवाही करके मशीन चलाते रहें।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मशीन में कोई खराबी आ गई है या मशीन के पार्ट्स में कहीं आवाज आ रही है तो तुरंत मशीन को रोक देना चाहिए और मशीन रोक कर उसको पहले हमें देखना चाहिए कि कहाँ खराबी है, उसको तुरंत ठीक कर लेनी चाहिए। ये खराबी क्या है, अगर हम उस खराबी पर लापरवाही कर देंगे तो किसी अन्य पार्ट्स को भी ये नुकसान कर सकता है। तो ये बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर से देख लो, मेंटेनेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है नियमित अनुरक्षण, माने रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है कि वर्कशॉप में एक सोच बना लेनी चाहिए, या हम कह सकते हैं एक परिपाटी बना लें, या कह सकते हैं एक नियम इस तरह का बना लें कि जो भी मशीन ऑपरेट करने जा रहा है सबसे पहले वो एक कॉटन के द्वारा उस मशीन को अच्छी तरीके से साफ कर ले। मशीन साफ करने के बाद उचित स्थानों पर जहां हमें ऑयलिंग करनी है वहां ऑयलिंग कर दे, जहां ग्रीसिंग करनी है वहां ग्रीसिंग आदि लगा दे, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे मशीन हमारी जो है वो सुरक्षित रहेगी और बहुत सॉफ्ट मशीन चलेगी, अर्थात उस पे कहीं कोई आवाज नहीं होगी, स्मूथनेस मशीन चलती रहेगी। और मशीन चलते समय भी यदि कोई अगर हमें महसूस हो कि मशीन में ये खराबी आ रही है या कोई पार्ट्स आपस में टकरा रहे हैं या आवाज मशीन में आने लगी, तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि मशीन को वहीं पर रोक दे, लापरवाही ना करे कि मशीन चलने दे बाद में देखेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे दूसरे पार्ट्स का भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मशीन ऑपरेट करते समय यदि हमें महसूस हो रहा है कि मशीन का कोई पार्ट्स आपस में टकरा रहा है तो हमें तुरंत मशीन रोक लेनी चाहिए। मशीन रोककर पहले उसको चेक करना चाहिए कि ये आवाज कहां से आ रही है, या जो कमी है उस कमी को पहले दूर कर लेना चाहिए। यदि हम लापरवाही करेंगे तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स भी खराब हो सकते हैं। तो ये पहला एक हमारा एडवांटेज है, प्रकार टाइप है कि नियमित अनुरक्षण माने रूटीन मेंटेनेंस। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब पहला हम लोगों ने पढ़ा रूटीन मेंटेनेंस माने नियमित अनुरक्षण, दूसरा है निरोधक अनुरक्षण अर्थात प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, देखिए इस प्रणाली के अंतर्गत मशीनों में आई खराबी अथवा उसको ठीक दशा में रखने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट या विभाग बनाया जाता है कि मशीन की खराबी आ गई या कोई कमी आ गई तो ऑपरेटर क्या करता है, उस डिपार्टमेंट में चला जाता है। एक डिपार्टमेंट बना होता है, हर वर्कशॉप में एक डिपार्टमेंट बना होता है, वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कहलाता है। उसमें सारे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो इंजीनियर जो मशीन के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। तो अगर मशीन में कोई कमी या खराबी आ जाती है तो उस मेंटेनेंस एक विभाग जो है वो मशीन शॉप में या कंपनी में, फैक्ट्री में, हर फैक्ट्रियों में एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बनाया जाता है। उस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का नाम क्या है, उसे मिल राइट सेक्शन कहते हैं। और ये विभाग जो है वो नियमित रूप से मशीनों की समय समय पर चेकिंग करता है कि कब मशीन में क्या कमी आई, मशीन ठीक तरीके से चल रही है, उसमें ग्रीस ऑयलिंग वगैरह है, पर्याप्त है कि नहीं। तो वो समय समय पर मशीन के बारे में चेक करता है तथा मशीनों में अगर यदि कोई खराबी आ गई है तो उस कमी को वो दूर करता है और यदि आवश्यक है तो उस पार्ट्स को बदल भी देता है। इसके अलावा क्या होता है, एक चार्ट बना के रखा जाता है। मिलराइट सेक्शन में एक चार्ट बनाया जाता है और उसमें प्रत्येक मशीनों की नंबरिंग होती है कि कौन सी मशीन कब हमें मेंटेनेंस करना है। ठीक है, जैसे आज हमें ये 3 मशीनों की मेंटेनेंस करना है,
कल हमें ये 3 मशीनों की मेंटेनेंस करना है, परसों ये करना है, या डेट बाय डेट की किस किस डेट में कौन कौन सी मशीन मेंटेनेंस करना है। तो इस तरीके का एक चार्ट बना लिया जाता है और चार्ट के माध्यम से ये ध्यान रखा जाता है कि किस ग्रेड का तेल या ग्रीस हमें देना है, किस मशीन में किस ग्रेड का तेल डालना है या किस ग्रेड की ग्रीसिंग करनी है और कब करनी है। ये सारी चीजें उस चार्ट के माध्यम से पता लग जाती है। फिर से देख लो, पहला हम लोगों ने पढ़ा रूटीन मेंटेनेंस, दूसरा है निरोधक अनुरक्षण अर्थात प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है? इस प्रणाली के अंतर्गत मशीनों में आई खराबी अथवा उसको ठीक दशा में रखने के लिए एक अलग से विभाग या डिपार्टमेंट बना लिया जाता है। उस डिपार्टमेंट का नाम होता है मिलराइट सेक्शन, उसको मिलराइट सेक्शन बोलते हैं। और यह विभाग जो है उसकी ये ड्यूटी रहती है कि वो नियमित रूप से प्रत्येक मशीन को चेक करे। यदि उस मशीन में कोई कमी है तो उस कमी को दूर करे। यदि कोई पार्ट्स जो है वो अधिक डैमेज हो गया है तो उस पार्ट्स को बदलकर दूसरा नया पार्ट्स जो है उस पर लगा दे। इसके साथ साथ वो वहां पर एक चार्ट बनाकर रखा जाता है कि और उस पर डेट बाय डेट कि कौन सी मशीन कब मेंटेनेंस करनी है और किस ग्रेड का तेल किस मशीन में डालना है या किस ग्रेड की ग्रीसिंग किस मशीन में करनी है। ये सारे चार्ट के माध्यम से कब किसका मेंटेनेंस करना है, मशीन का मेंटेनेंस करना है, ये पूरी जानकारी उस चार्ट में दर्ज होती है, जिससे जो मेंटेनेंस करने वाले हैं उनको आसानी से पता रहता है कि आज हमें वो मशीन की मेंटेनेंस करनी है। जिससे मशीन को अगर प्रॉपर हम मेंटेनेंस करते रहेंगे तो मशीन में खराबी ही नहीं आएगी। इसके अलावा अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा, मेंटेनेंस के तीसरा कौन सा प्रकार।